अगर आप इसी दुनिया में रहते हैं तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा और वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन। सातोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया था जिसके आज के हिसाब से वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ये कम्प्लीटली वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। Bitcoin, the digital currency created a dozen years ago as an alternative to cash, is exploding. My bear case is that it's a giant pyramid scheme, and people are getting sucked into it. First, I'll point out that Bitcoin possesses all the attributes not only of good money, but of supremely good money. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ लोग कहेंगे ये एक ऐसी चीज है जो आगे जाकर इस दुनिया को बदल कर रख देगी, और कुछ लोग कहेंगे ये एक स्कैम है। बिटकॉइन के बारे में आप सबका राय अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या आपको नहीं लगता इसकी कंट्रोवर्सी के पीछे एक डिजिटल करेंसी होने के अलावा भी कुछ और अनोखा चीज जरूर होगा? आज हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में जानेंगे। पहले पेपर तो क्या होगा? 1980s में साइफरपंक नामक एक मूवमेंट की शुरुआत हुई जिनके हिसाब से हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने क्रिप्टोग्राफी यूज करने के बारे में सजेस्ट किया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एन्क्रिप्शन के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जिससे कोई भी सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर नहीं रख पाएंगे। कई बार बैंक पैसे को मिसमैनेज करने के कारण लोगों के मेहनत का कमाया हुआ पैसा रिस्क में पड़ जाता है और वो सब कुछ खोकर सड़क में आ जाते हैं, जैसे पीएमसी के केस में हुआ था। Coming in, the PMC bank depositors are now staging a protest at the RBI Fort area in Mumbai. This comes days after the RBI detailed a draft scheme for the merger of Sikh Punjab and Maharashtra Cooperative PMC Bank with the newly formed Unity Small Finance Bank. And as per the amalgamation scheme, deposits of up to 5 lakh can be claimed by depositors over a period of 3 to 10 years, can be claimed by depositors for over a period of 3 to 10 years now. ऐसे ही 2008 में बैंक के द्वारा पैसे को मिसमैनेज करने के कारण पूरे दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया। Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Brought down by bad mortgage investments, Lehman, which has 25,000 employees, will be liquidated. The American people can remain confident in the soundness and the resilience of our financial system. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. We are in the midst of a और बिल्कुल उसी समय यानी साल 2008 में सतोशी नाकामोटो नामक किसी व्यक्ति या ग्रुप ने 9 पेज का एक व्हाइट पेपर बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम पब्लिश किया, जो क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट में बहुत तेजी से सर्कुलेट होना शुरू हुआ। नाकामोटो ने मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और साइफरपंक की टेक्नोलॉजी, जिसे हम आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, मिलाकर एक करेंसी बनाया जिसको यूज करके हर कोई सेंट्रल अथॉरिटीज के बिना आपस में लेन देन कर सकते हैं। इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटीज या सरकार के ऊपर भरोसा ना करने का प्रॉब्लम बिटकॉइन ने सॉल्व कर दिया। लेकिन एक सवाल, बिटकॉइन का प्राइस इतने ज्यादा क्यों है? एक डिजिटल कॉइन जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं, उसका प्राइस 33 लाख रुपए कैसे हो सकता है? प्राइस इज ए मैटर ऑफ डिमांड। तो अब सवाल, इसका डिमांड इतना ज्यादा क्यों है? सबसे पहला बिटकॉइन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने माइन किया और उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, और उस समय बिटकॉइन माइनिंग को लोग एक हॉबी की तरह लेते थे। 2010 तक प्रैक्टिकली बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं था।
मई 2010 में लाज़लो हनियाज नामक एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन के बदले $25 के 2 लार्ज पिज्जा को ऑर्डर किया और इसलिए 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे कहा जाता है। 2010 के आखिरी में बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल जीरो से बढ़कर 39 सेंट्स हो गया और उसको ट्रेड करने के लिए माउंट गॉक्स नामक एक एक्सचेंज को बनाया गया। 2011 की शुरुआत में बिटकॉइन का प्राइस $1 तक पहुंच गया और उसी समय बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के चलन शुरू हुआ और इन सबको मिलाकर एक साथ ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। 2013 में एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 50,000 रुपए हो गया और उसके बाद 2017 में जापान ने बिटकॉइन को लीगल पेमेंट की अनुमति दे दिया, जिससे पूरे दुनिया भर के लोगों ने बिटकॉइन के बारे में बात करना शुरू किया और बढ़ते डिमांड के कारण 2017 के दिसंबर में एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 13 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसकी कुछ समय बाद चाइना ने बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंज को बैन कर दिया, जिसके चलते बिटकॉइन का प्राइस 80% से ज्यादा क्रैश करके 2 लाख रुपए हो गया और यह क्रैश .com क्रैश से भी खतरनाक साबित हुआ। लेकिन क्रैश के बावजूद भी बिटकॉइन का प्राइस लाखों में था। 2020 में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे पेपल और टेस्ला ने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे। Just out this morning from PayPal, company's Venmo app will now allow its 70 million customers to buy, hold, and sell cryptocurrency. Now, the rollout begins today, and it's going to be available to all customers in the next few weeks. Elon Musk does it again. A shock announcement and an immediate market response. Tesla has put $1.5 billion into Bitcoin, and Musk will accept Bitcoin as payment. और पेंडेमिक के चलते बहुत सारे देशों ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू किया, जिससे लोगों के मन में इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया। इन सब के चलते बिटकॉइन का फिर से डिमांड बढ़ गया और एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 50 लाख रुपए तक पहुंच गया। लेकिन रुकिए, हमने अभी तक बिटकॉइन का प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की। पिछले कुछ समय से बिटकॉइन कम्युनिटी के अंदर एक ब्लॉक साइज वार चल रहा है। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन को ऐसे प्रोग्राम किया जिससे हर एक ब्लॉक 1 MB तक ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर सके और डिफिकल्टी लेवल को इस तरह सेट किया ताकि हर एक ब्लॉक को जनरेट करने में 10 मिनट समय लगे। ऐसे करके नाकामोटो ने ना चाहते हुए भी एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन का साइज लगभग 380 KB है, यानी एक ब्लॉक में करीबन 2759 ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। एक ब्लॉक को जनरेट करने में 10 मिनट टाइम लगता है। इसका मतलब हर सेकंड 4.6 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन ही पॉसिबल है। लेकिन वीसा इसका विपरीत हर सेकंड 24,000 ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब समझे प्रॉब्लम क्या है। इससे बिटकॉइन कम्युनिटी 2 हिस्सों में अलग हो गए, जिनको बिग ब्लॉकर्स और स्मॉल ब्लॉकर्स कहा जाता है। बिग ब्लॉकर्स का मानना है कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हर सेकंड 4.6 से ज्यादा होना चाहिए और इसलिए ब्लॉक साइज को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका विपरीत स्मॉल ब्लॉकर्स को मानना है कि अगर ब्लॉक साइज बढ़ गया तो आम इंसान बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को आसानी से नहीं चला पाएंगे, जिससे सिर्फ बड़े बड़े फार्म बिटकॉइन मैनेज करना शुरू कर देंगे और ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। 13 मई 2021 को एलन मस्क ने ट्वीट किया कि बिटकॉइन बहुत सारे एनर्जी कंज्यूम करता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है और इसलिए टेस्ला ने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सिर्फ इसी ट्वीट के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट फर्म आर्क इन्वेस्ट के CEO कैथी वुड्स के मुताबिक पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम बिटकॉइन से भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि बिटकॉइन इतना ज्यादा एनर्जी क्यों यूज करता है, तो इसका जवाब है प्रूफ ऑफ वर्क या माइनिंग। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड रखने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिससे बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन वेरीफाइड रहे और ये वेरिफिकेशन के लिए मशीन के द्वारा एल्गोरिथम रन करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इज बिटकॉइन अ स्कैम और यू कैन मेक ए फॉर्च्यून? आप थोड़ी देर रुकिए। चलिए 1990s के आखिरी या 2000 के शुरुआती समय में चलते हैं। Tonight, the information superhighway and one of its main thoroughfares, an online network called Internet. जिसको हम .com बबल के नाम से जानते हैं। उस समय इंटरनेट के हालात भी ऐसा ही था जैसा आज बिटकॉइन है। लेकिन जैसे ईमेल इंटरनेट का एक पार्ट है, ऐसे ही बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। उस समय इंटरनेट को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और Amazon, गूगल इत्यादि कंपनी ने आज उनको गलत साबित कर दिया। 2011 में एक 19 साल का लड़का वितालिक बुटेरिन ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके इथेरियम नेटवर्क बनाया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका सबसे शानदार एप्लीकेशन है। कोई भी इंसान ये गेस नहीं कर सकता कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या होगा। जैसे इंटरनेट के शुरुआती समय में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज हम इंटरनेट को यूज करके यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देख पाएंगे। बिटकॉइन एक स्कैम या फैड नहीं, बल्कि एक कहानी जिसका अभी शुरुआत हुई है।